नमस्कार, इंडिया टीवी पर आप देख रहे हैं इलेक्शन की सबसे बड़ी कवरेज। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। गुजरात चुनाव में मोदी ने कहा था कि नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ेगा और ठीक वैसा ही होता दिख रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बात सच होती दिखी जब गुजरात में बीजेपी ने 158 सीटों के करीब जीत हासिल की है। और आज बीजेपी की बंपर जीत ने न सिर्फ नरेंद्र मोदी के साल 2002 के 127 सीटों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, बल्कि अब तक का सबसे बड़ी जीत 149 सीटों को जीतने का कांग्रेस के माधव सिंह सोलंकी के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। तो आज की बीजेपी की जीत गुजरात के चुनावी इतिहास की सबसे बड़ी जीत हो गई है। गुजरात में आज दो रिकॉर्ड बने हैं, यानी दो और रिकॉर्ड। कांग्रेस ने अब तक की सबसे बड़ी हार का रिकॉर्ड बना दिया, तो वहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटों पर जमानत जब्त होने का रिकॉर्ड भी बना दिया। वो पत्रकारों को बहुमत से सरकार बनाने का सिग्नेचर करके पेपर बांट रहे थे, लेकिन नतीजे बता रहे हैं कि आपके सीएम कैंडिडेट ईसुदान गढ़वी हार गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया भी हार गए। बीजेपी की जीत इतनी बड़ी है कि आप किसी सीट का नाम लें, उसके आगे कमल का ही निशान दिखाई दे रहा है। रिवाबा जडेजा, हार्दिक पटेल चुनाव जीत रहे हैं। मोरबी सीट बीजेपी जीत रही है। भूपेंद्र पटेल 1,92,000 से ज्यादा वोटों से जीत चुके हैं। भूपेंद्र पटेल 12 दिसंबर को दोपहर 2 बजे गुजरात के सीएम पद की लगातार दूसरी बार शपथ लेंगे। भूपेंद्र पटेल के नाम की पुष्टि खुद गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल ने की है। भूपेंद्र पटेल से ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ होम मिनिस्टर अमित शाह भी पहुंचेंगे। 27 साल से जारी बीजेपी की एक और जीत बताती है कि अब बंगाल में सबसे लंबी सरकार चलाने का जो लेफ्ट का रिकॉर्ड है वो भी टूटने वाला है। तो इस शो में हम उन रिकॉर्ड्स की ही बात करेंगे जो आज बने हैं और जो टूट गए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ प्रशांत गढ़वी मौजूद है, स्वागत है आपका। हमारे साथ रिमझिम गौड़ मौजूद है, स्वागत है आपका। मनोज कुमार जी, मैट्राइज के एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने अपना एग्जिट पोल भी दिया, तो आपका भी स्वागत है। हमारे साथ विजय पटेल जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ दीपेंद्र शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है। और हमारे साथ निर्णय कपूर जो गुजरात के ब्यूरो चीफ हैं वो भी जुड़ रहे हैं। मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूँ मनोज कुमार जी। कई तरह के रिकॉर्ड बने और टूट गए, लेकिन CR पाटिल को पहले सुन लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं। कई लोगों ने तो हमारी सरकार बनेगी ऐसा लिख कर दिया। किसी ने कहा कि परिवर्तन हो जाएगा और हमारी सरकार बन जाएगी। आज गुजरात के लोगों ने जो सोच समझ कर वोट करती है, अच्छा बुरा अच्छी तरह समझती है, उन्होंने उनको उनकी सभी टिकटें कैंसिल करा दी। आज भारतीय जनता पार्टी ने 3 रिकॉर्ड एक साथ बनाए हैं। सबसे ज्यादा सीटों का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी ने सिलेक्शन में बनाया है। सबसे ज्यादा वोट शेयर उसका भी रिकॉर्ड बना है। और सबसे ज्यादा लीड के साथ जीतने वाले सबसे ज्यादा कैंडिडेट उसका भी रिकॉर्ड एक भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। और समारोह 12 दिसंबर को 2 बजे गांधीनगर विधानसभा के पीछे हेलीपैड ग्राउंड पर होगा और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब भी उस शपथ विधि में शरीक होंगे। बिल्कुल, तो खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ, उसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया भी हमारे साथ जुड़ गए। उनके पास हम जाएं उससे पहले हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भूपेंद्र पटेल शानदार जीत उन्होंने हासिल की है। ये तस्वीरें आप देखिए, जो कार्यकर्ता वहां पर है, समर्थक वहां पर है, उनके बीच में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पहुंचे हैं। जबरदस्त ऐतिहासिक जीत उन्होंने भी, जिस मार्जिन से वो जीते हैं तो अपने आप में वो भी ऐतिहासिक है। और आप देखिए अपने समर्थकों के बीच गौरव भाटिया हमारे साथ। गौरव भाटिया, 158 ये नंबर, क्या आपने इसकी सोच थी कि इतने शानदार तरीके से जीत होगी बीजेपी की? देखिए, आप याद करिए, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी ने बार बार एक बात कही थी कि ये चुनाव ऐतिहासिक होगा। ऐतिहासिक इस लिहाज से भी है कि 7 बार लगातार जनता भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास व्यक्त करती है। रिकॉर्ड सीट 158 आती हैं, जो गुजरात में आज तक कभी भी नहीं आई है किसी भी पार्टी की। और तीसरा, मोदी है मैजिक, राहुल है ट्रैजिक। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। गुजरात की जनता
मोदी जी के साथ अपनी अस्मिता को जोड़ती है। और एक तरफ जहां हम बात कर रहे थे किस तरह से जो मूलभूत जरूरतें हैं उनको पूरा किया है पिछले 6 बार जो हमारी सरकार रही, दूसरी तरफ मोदी जी की लिए जिस तरह के आपत्तिजनक बयान दिए गए, रावण है, चोरों के सरदार है, औकात दिखा देंगे, आज जनता ने जो विपक्ष में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है उसको उसकी राजनीतिक हैसियत दिखा दी। दूसरा, जब हम 49% पर थे पिछले चुनाव में, ये वाकई कितना अकल्पनीय है कि उसमें भी 3% का इजाफा हुआ है वोट बैंक में। दूसरी तरफ आज विपक्षी पार्टियों को सोचने की आवश्यकता है क्यों उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकती जा रही है। तीसरी बात, यहां पे एक ऐसी भी पार्टी आई जो अपने आप को बताती है कि हम कट्टर ईमानदार है, लेकिन वो कट्टर बेईमान पार्टी है। अरविंद केजरीवाल अपने आप को भगवान कृष्ण बता रहे थे और विरोधियों को कंस। आज ये पूछा जाना चाहिए कि राजनीतिक कंस कौन व्यक्ति है जो गाली दे प्रधानमंत्री जी को, जो गुजराती अस्मिता को ठेस पहुंचाए, वही राजनीतिक कंस है। चौथी बात जो सवाल मेरा है, आप याद करिए बार बार कहा जाता था सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग होगा और मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाएगा। आज ये भी पूछा जाना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ। तो आज अरविंद केजरीवाल माफी मांगेंगे और जो कह रहे थे कि तीनों सीटें जीतेंगे, इसुदान गढ़वी, उसके अलावा गोपाल इटालिया और उनके एक और प्रत्याशी, वो तीनों सीटें हार गए और 92+ का आंकड़ा देने वाले उनकी 9 सीट नहीं आई। ये है इनकी राजनीति। गौरव जी, प्रधानमंत्री ने कहा था एक रैली में, मुझे याद है, कि नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ेगा। तो नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड तो टूटा ही टूटा, उन्होंने माधव का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। तो क्या पीएम को अंदाजा था इस अप्रत्याशित जीत का? उनको पता था, चूंकि वो रैलियां बहुत करते हैं और लोगों के बीच उनका पब्लिक कनेक्ट उनका देखा जाता है, जाना जाता है, उनको अनुमान था कि 150 पार कर रहे हैं। देखिए, जब आप करोड़ों दिलों के धड़कन होते हैं, जब आपको गुजरात की नब्ज पता है, गुजराती मानुष क्या चाहता है, तो बिल्कुल आपको पता होता है कि इतिहास रचा जा रहा है। और एक बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए, नरेंद्र जी जो आप कह रहे हैं और भूपेंद्र जी, तो नरेंद्र जी और भूपेंद्र जी इसीलिए डबल इंजन की सरकार हम कहते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही ये बड़ी जीत हुई है और भूपेंद्र जी ने एक मुख्यमंत्री कैसे कर्तव्य परायणता से जनता की सेवा करता है, ये करके दिखाया है। बिल्कुल गौरव भाटिया, हम आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सीआर पाटिल, वो पहुंचे हैं समर्थकों के बीच में और उन्होंने इंडिया टीवी के कॉन्क्लेव में ये कह दिया था 150+ सीटें आ रही हैं। तो उनकी बात एकदम सच होती साबित हो रही है। 158 का नंबर बीजेपी के पास आया तो एकदम अप्रत्याशित जीत है, शानदार जीत है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सीआर पाटिल पहुंचे हैं समर्थकों के बीच में। और इधर दिल्ली में आपको बता दें कि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बीजेपी हेडक्वार्टर्स हैं शाम 6 बजे पहुंचेंगे, तो वहां पर भी उनके पहुंचने से पहले जबरदस्त तैयारियां की जा रही हैं। मेहमानों से शुरुआत करते हैं। मनोज जी, मेरा आपसे सवाल था, 157 158 का आंकड़ा, इतनी अप्रत्याशित जीत, क्या इसका एक्सपेक्टेशन था? ग्राउंड पर आप लोग थे, आप लोगों ने लोगों से बातचीत की थी? सबसे पहले बताया कि अभी तक तो आश्चर्य ये हो रहा था कि कांग्रेस को जो वोटर है वो चकाता था। इस बार हम लोगों को भी वोटर ने चकाया। हम लोग उसके चीज़ों को पकड़ने, उनके विचारों को नहीं समझ पाए कि वो चाहते क्या है। जो भी जीत देख रहे हैं, पंचमहल है, बनासकांठा है, सूरत है, कच्छ है, ये सब एरिया जहाँ पे ये चर्चाएं हो रही थी कि कांग्रेस यहाँ पे हो सकता है सीटें घटे, लेकिन कम से कम अपने बेस को बना के रखे। लेकिन ये सारे जगहों पे आप देखिए एक तरह से कमल खिल चुका है। कांग्रेस की नाराजगी इस बात को रहती है कि शायद मीडिया जो है ये इस तरह का माहौल बनाता है कि हमें नुकसान होता है। लेकिन हम लोगों ने तो कांग्रेस को 59 तक दे दिया था, लेकिन शायद पब्लिक को और पसंद नहीं आया। उसने कहा कि नहीं, इनको भी जुटलाओ, 17 पे ले आकर कांग्रेस को रोक दिया। तो हम लोग भी नब्ज पकड़ने में जनता का हुआ है, गलती हुई है। और देखते, एक चीज़ तो मानना पड़ेगा, जहाँ भी हम लोग जाते थे एक चीज़
खुलकर आता था कि हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को नहीं, नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं और वो जब तक रहेंगे और उनको हम पसंद करते हैं और उनको वोट देते हैं। सीआर पाटिल का जो मैनेजमेंट था, जिस तरीके से उन्होंने अपने जो भी कैंडिडेट थे और पार्टी कार्यकर्ता खुलकर उनका उन्होंने समर्थन किया, व्यवस्था किया, चुनाव में जो चीजें की आवश्यकता थी उनको अवेलेबल कराया। और कांग्रेस में यही चीजें खली हैं कि कांग्रेस में कोई ऐसा बड़ा लीडर नहीं था जो अपने कार्यकर्ताओं को समेट पाए, चुनाव लड़ा पाए। और ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि राजनीति में आकर राहुल गांधी संन्यास करने फैक्ट ये था इस पूरे एग्जिट पोल में, जो मैंने भी नोटिस किया, लोगों ने 34% लोगों ने ये कहा था कि वो नाराज तो हैं सरकार से लेकिन वोट बीजेपी को देंगे। पंकज जी। बिल्कुल रिमझिम, जरा आपके पास हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, आप भी वहां की नब्ज पूरे अच्छे तरीके से समझती हैं। जब हमारे रिपोर्टर्स जाते थे तो ये कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी को सब जानते हैं, कई लोग तो सीएम का नाम तक नहीं जानते थे, लेकिन सारे मंत्री जीत गए हैं। तो वो तो बताता है कि यानी जो तमाम मंत्री हैं वो भी अच्छा काम कर रहे होंगे, जाहिर बात है तभी उनको जीत हासिल हुई। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक पार्टी चुनाव जीतती है और इतने ज़्यादा बहुमत से जीतती है तो उसमें संगठन, लोकल लीडर, राज्य स्तरीय लीडर और आपके जो नेशनल लीडर्स है, सबका एक अलाइनमेंट होना ज़रूरी है। तब ऐसा होता है कि आप 30 सीटें जोड़ के सारी सीटें जो है जीत सकें। कांग्रेस की हम बात कर रहे थे 2 मिनट पहले, क्या गलत हुआ क्या सही हुआ, तो ये बात क्लियर है कि जब लो वोटर टर्नआउट हम देख रहे थे पहले फेज़ और दूसरे फेज़ में, तो ज़्यादातर होता क्या है कि जो शहरी इलाके होते हैं, हम सोचते हैं क्योंकि भाजपा के वोटर्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनका टर्नआउट कम होता है, लेकिन यहाँ पे आप देखा जाए तो ऐसा लगता है कि बूथ मैनेजमेंट इस हद का हुआ है कि जो लो वोटर टर्नआउट था वो कांग्रेस के वोटर्स के वोट ना करने की वजह से ज़्यादा होता दिख रहा था। तो नेतृत्व नहीं था एक तरह से आप बोल सकते हैं, दूसरी वजह संगठन ने साथ नहीं दिया, लो वोटर टर्नआउट था। ये करते हुए इसका नुकसान कांग्रेस का हुआ, फ़ायदा भाजपा ने उठाया, बेहतरीन मैनेजमेंट, बेहतरीन नेतृत्व, और आम आदमी पार्टी तो प्रेडिक्शन के हिसाब से ही गई है। लेकिन इसमें एक बड़ी बात ये भी थी विजय पटेल की, सिटिंग एमएलएस के टिकट 39 विधायकों के टिकट कटे जिसमें कई बड़े नाम भी थे, उसके बावजूद एंटी इनकम्बेंसी नहीं, कोई नाराजगी नहीं, कोई रिबेलियन कोई नहीं बना और इतना बड़ा लैंडस्लाइड विक्ट्री। देखिए, गुजरात की एक खासियत कहिए तो यही है कि संगठन से बड़ा कोई नहीं है, कोई नेता संगठन से बड़ा नहीं है। तो जब पार्टी या तो आपको कहीं नीचे से उठाकर ऊपर भी भेज सकती है और ऊपर से उठा के नीचे भी भेज सकती है, तो दोनों ही सिचुएशन में आपको जो भी जवाबदारी दी है वो निभानी है। और लोग भी इसी लाइन को फॉलो करते हैं, मतलब लार्जर देन लाइफ कोई इतना बड़ा नेता नहीं है कि वो पार्टी के खिलाफ जाके कोई अपनी तरफ से एक दो को छोड़ दे तो वो अपनी तरफ से अपक्ष या दूसरी पार्टी में जाके उनको नुकसान पहुंचाए। इतना बड़ा नेता वहां पे कोई नहीं बन मैं सकता। आपके पास लौटूंगा। इस बीच आपको हिमाचल से बड़ी खबर बता दें। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहुंचे हैं इस वक्त राजभवन। जाहिर बात है वो इस्तीफा देने के लिए इस्तीफा अपना लेकर गए होंगे। जयराम ठाकुर इस वक्त की बड़ी खबर है, वो पहुंचे हैं गवर्नर हाउस। अब से कुछ देर पहले हम आपको बता दें जो जानकारी मिल रही है, जयराम ठाकुर जिस तरह से बीजेपी की हार हुई है और अब जाहिर बात है वो अपना इस्तीफा देने के लिए गवर्नर हाउस पहुंचे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहुंचे हैं गवर्नर हाउस। इस्तीफे का ऐलान कर दिया था लेकिन औपचारिक तौर पर इस्तीफा सौंपने के लिए राजभवन पहुंच गए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से राजभवन पहुंचे जयराम ठाकुर, अपना इस्तीफा लेकर ऐलान कर दिया है, औपचारिक इस्तीफा लेकर पहुंचे हैं राजभवन। तो गुजरात की सबसे बड़ी जीत पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी ने सबसे बड़ी जीत हासिल की है, हालांकि हिमाचल में रिवाज कायम रहा है। इस पर बातचीत हम कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान हमारे साथ बने हुए गौरव भाटिया, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं और उनसे बातचीत करें। लेकिन इससे पहले मैं रिमझिम आपसे एक सवाल लेना चाहूंगा, वही सवाल जो मैंने बाकी मेहमानों से भी पूछा कि क्या आम आदमी पार्टी की एंट्री, जिस तरह की एंट्री हुई है, सीटें हासिल की है, वोट परसेंटेज भी लाए हैं, क्या बीजेपी को इससे सतर्क रहना चाहिए आने वाले भविष्य में? एक तरह से देखा जाए तो हाँ भी और ना भी, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो इतनी ज़्यादा आई वुड से तादाद में पहली बार किसी पार्टी के कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हुई, अभी आपने ही मुझे बिल्कुल हाँ, ये खबर चल रही है, बिल्कुल सही बात है जी। इसके साथ ही लेकिन अगर आप देखें तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपनी एंट्री की है, भले ही बात हम 5 सीटों की कर रहे हैं और ये 5 सीटें बहुत प्रेडिक्टेबल थी, अनुमानित थी। मनोज जी ने भी पहले ही अनुमान लगा लिया था कि ये 5 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाएंगी। लेकिन इसके अलावा अगर आप उनका वोट शेयर देखें तो अभी भी वो 12% के आसपास वोट शेयर लेके जा रहे हैं, जो कि ऐसी पार्टी जो कि पहली बार लड़ रही है उसके लिए बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसका मतलब ये है कि 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो इसके बाद इनका संगठन यहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या तो यहाँ से मनोबल बढ़ के वो अपने संगठन को 5 साल काम करके अगली बार एक अच्छी
आई वुड से कंटेस्ट फाइट दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो आपका प्रिंसिपल ऑपोजिशन है कांग्रेस, वो भी एक तरह से कोलैप्स हो चुका है, तो वहाँ पे एक वैक्यूम है, स्पेस है जिसे आम आदमी पार्टी इस समय भर सकती है। हम भी जब रेगुलर में जब प्रशांत जरा आपके पास मैं आना चाहूंगा। आप ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर को हमने देखा है कि वो अनुभव और यंगस्टर्स पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, तो ये मिक्स जो है बहुत अच्छा बनता है, हमने गुजरात में देखा है। एक चेहरा जो इस पूरे चुनाव में हमने देखा वो हर्ष सांघवी, यंगस्टर हैं, वो काफी मीडिया फ्रेंडली नजर आए, बहुत हमने उनको एक्टिव देखा, तो ये उनका कद बढ़ सकता है आपको? हम ऑफलाइन भी ये डिस्कस कर रहे थे कि इस बार पिछले 2 महीने का आप ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो तो हर्ष संघवी को मीडिया में लाइमलाइट में बहुत किया गया था। मतलब ना तो प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल, ना तो चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल, इवन जितनी भी हमारी भी कॉन्क्लेव हुई हर जगह पर हर्ष संघवी लाइमलाइट में ज़्यादा रहते थे। दूसरी बात, वो कोरोना टाइम पे भी आपने देखा होगा उनकी एक शाउटिंग वाली आवाज़ थी जब ये रेमडेसिविर वाली बात चल रही थी, तो और वो जब मिनिस्टर बन के पहली बार सूरत गए तो उतनी जनमेदनी शायद बीजेपी में मैंने कभी नहीं देखी थी। जो उनकी रैली में थी, उनका रोड शो था, अभी भी जो रोड शो हुआ उनका सूरत में, तो डेफिनेटली उनका कद बहुत तरीके से बढ़ सकता है। और मैं तो मतलब आगे अभी कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो बीजेपी का ट्रेंड है कि इलेक्शन के 1 साल पहले चीफ मिनिस्टर बदलना, तो अभी 26 के लिए कुछ देख भी सकते हैं। एट द सेम टाइम CR पाटिल, अभी आई डोंट नो, मतलब ये थोड़ा कहना कुछ ज़्यादा हो जाएगा, बट 2024 का लोकसभा में शायद CR पाटिल गिव अप करे और उनकी जगह भी ये ले सकते हैं, क्योंकि उनकी एज फैक्टर, उनका जो एग्रेशन है, तो हो सकता है दिल्ली तक वो आ सकते हैं। ठीक है, मैं गौरव भाटिया जुड़े हुए उनके पास चलेंगे। गौरव जी, मेरा सवाल ये कि मुस्लिम इलाकों में भी डोमिनेट कर रहे हैं, इसे क्या माना जाए? सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, या फिर पोलराइजेशन? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की एक सोच रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और अगर 33% ड्रॉप आउट रेट था, वो 3% हो गया, तो जो बच्चे पढ़ाई करने लगे, जिनको लाभ हुआ, जिनका भविष्य उज्जवल हुआ, वो तो हिंदू के भी हैं और मुसलमान के भी हैं और सिख के भी हैं, ईसाई के भी हैं। और ऐसा कहना कि मुसलमान परिवार होगा और उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, अगर उसको स्वास्थ्य सारा जो है सहूलियत मिलेगी, तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों नहीं खड़ा होगा? ये जो मुस्लिम वोट किधर गया, मैं समझता हूं ये अपने आप में जो हमारी संविधान की मूल भावना है उसके खिलाफ जाने वाली बात है। हम लोग ये तो कभी नहीं देखते कि हिंदू वोट किसको कितना मिला, तो मुसलमान वोट के लिए क्यों देखते हैं? और मैं समझता हूं जब आप विकास की राजनीति करते हैं, जब आप ये सुनिश्चित करते हैं कि 97% घरों में नल में जल आ जाए, तब आपका चुनाव जो है वो मुद्दों पे होता है, वो विकास की बात करता है। और यही मोहर जनता ने लगाई है और दिखाया है कि अगर इतिहास गढ़ना है तो आपको विकास की राजनीति, मुद्दों की राजनीति करनी होगी। दूसरी तरफ एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है, भाजपा सारे ओपिनियन पोल में आगे थी, फिर भी आपने देखा श्री नरेंद्र मोदी जी मेहनत कर रहे थे, अमित शाह जी खुद गुजरात में थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी खुद वहां पे रैली करते हैं, समय देते हैं। गौरव जी, यहाँ रोकना चाहेंगे जरा आपको, अरविंद केजरीवाल इस वक्त संबोधित करें, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। आज गुजरात चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, काफ़ी नतीजे आ चुके हैं, काफ़ी नतीजे अभी आ रहे हैं, और गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया है। जितने वोट गुजरात में आम आदमी पार्टी को मिले हैं, उनके हिसाब से कानूनन अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। ये बहुत बड़ी बात है। देश में बहुत बहुत कम चंद पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है। उन चंद पार्टियों में अब आपकी आम आदमी पार्टी भी शामिल हो गई है। महज 10 साल पहले आम आदमी पार्टी बनी थी, छोटी सी पार्टी, एक जवान पार्टी जिसको अभी 10 साल हुए बस। उसकी 2 राज्यों में सरकार है और आज वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। ये जब लोग सुनते हैं तो अपने दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। बहुत आश्चर्यजनक अचीवमेंट है एक तरह से आप सब लोगों का। मैं गुजरात के लोगों को खासकर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आपसे। मैं अभी जब गुजरात जितनी बार आया चुनाव के दौरान, आपसे जो प्यार मिला,
सम्मान मिला, विश्वास मिला, उसका मैं ता जिंदगी आभारी रहूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत ऋणी रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और गुजरात एक तरह से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। उस किले को भेदने में हम सफल हुए। आज हमें लगभग 13% के लगभग वोट मिला है। अभी तक 39 लाख के करीब वोट मिल चुके हैं और अभी गिनती जारी है, अभी और भी वोट मिलेंगे। इतने लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा किया, इतने लोगों ने पहली बार में हमें वोट दिया, इसके लिए मैं उन सभी लोगों का आभारी हूं जिन्होंने इतना प्रेम दिया। जैसा मैंने कहा कि इस बार किला भेदने में सफल हुए, आप सबके आशीर्वाद से अगली बार किला जीतने में भी सफल होंगे हम सब लोग मिलके। हमने पूरा कैंपेन बहुत पॉजिटिव चलाया, कोई गाली गलौज नहीं किया, किसी को हमने भद्दी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, किसी के खिलाफ हम नहीं बोले। हमने केवल ये कहा कि हमने इतना काम किया दिल्ली में, पंजाब में, और अगर गुजरात में मौका मिला तो हम ये काम करेंगे। केवल अपने काम की चर्चा की। यही चीज हमें दूसरी पार्टियों से अलग करती है। अभी तक 75 साल से इस देश के अंदर गाली गलौज की राजनीति, मारपीट की राजनीति, जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति, यही सब चलता था। पहली बार एक पार्टी आई है जो इस देश के मुद्दों की, जनता के मुद्दों की बात करती है, देश को नंबर 1 बनाने की बात करती है, देश को आगे बढ़ाने की, देश के विकास की बात करती है। स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क, जो रोजमर्रा की जिंदगी में एक आम आदमी का जिससे वास्ता पड़ता है, उन मुद्दों की बात करती है। हमें पॉजिटिव राजनीति करनी है। हम शरीफ लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, देशभक्त लोग हैं। यही पहचान हमें बना के रखनी है अपनी आगे भी। तो मैं आप सब लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतना, गुजरात के लोगों ने इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी। इसका आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी देशवासियों को, सभी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय पार्टी बनने पर, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने पर बहुत बहुत बधाई। जितने गुजरात में कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की, इतना शानदार कैंपेन किया, आप सब लोगों ने रात दिन मेहनत की, उन सब लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं। तो हम देशभक्त लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। 10 साल में हम एक जवान पार्टी हैं और हम एक राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं। और जो भी ये बात सुन रहा है वो दांतों तले उंगली दबा रहा है। आपने सुना अरविंद केजरीवाल को, उन्होंने क्या कहा। और 5 सीटें हालांकि मिली हैं, लेकिन अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी बता रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि 2 प्रदेशों में हमारी सरकार है। 40 लाख वोट हमें गुजरात की जनता से भी मिले हैं। एक बार फिर सुनते क्या बोल रहे हैं केजरीवाल। हमेशा सेवा करनी है, चाहे वोट मिले ना मिले। वोट मिलेंगे, अच्छा काम करोगे वोट भी मिलेंगे, लेकिन केवल वोट के लिए अपने को काम नहीं करना। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करते नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं 40 लाख के लगभग वोट मिले हैं, इसलिए वोट मिलेंगे, आगे भी मिलेंगे, बस काम करते रहना है। एक तरह से मोटिवेशन जगाने की कोशिश करें, क्योंकि आज आम आदमी पार्टी ने एक और बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना दिया, जिसकी चर्चा हालांकि केजरीवाल ने नहीं की। आज आम आदमी पार्टी की सबसे ज्यादा सीटों पर जमानत जब्त हुई और इकलौती ऐसी पार्टी बन गई जो इतनी सीटों पर जमानत जब्त करवा चुकी है। और इसी बात को केजरीवाल यहां दूसरे शब्दों में कहते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं वोट भी मिलेंगे, सीट भी मिलेगी, काम करते रहना होगा, लोगों के बीच रहना होगा। दीपेंद्र शुक्ला जी, मैं आपसे इस सवाल का जवाब लेना चाहूंगा। केजरीवाल के इस बयान पर आपका क्या रिएक्शन है गुजरात के प्रोस्पेक्ट में, अगर आप इसे देखें तो? देखिए, गुजरात में जो वो 5 सीटें ले आए हैं और जो उनका 12% का वोट शेयर आ रहा है, ये दोनों अपने आप में रिमार्केबल इसलिए है क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी की आप पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखें तो उसने जहाँ जहाँ पे रिप्लेसमेंट लिया है वो कांग्रेस का लिया है। और मैं ये पूरे दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी भविष्य में ये 2000 बल्कि 2000 आप जो 26 का जो अभी 2024 का जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन देखेंगे, वहाँ पे जैसे दिल्ली में ये हुआ था कि भाई आम आदमी पार्टी कांग्रेस से कहीं ना कहीं ये कह रही थी कि 7 सीटों पे भी शेयरिंग इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हमने सरकार बना के दिखाई है, तो उसका दावा बड़ा मजबूत हो जाएगा। दूसरी बात है कि कांग्रेस का मनोबल अब जिस स्तर पे गुजरात में पहुंच चुका होगा, मुझे नहीं लगता कि अगले बार कांग्रेस को 26% वोट मिलना भी किसी तरीके से सुनिश्चित किया जा सकता। तो गुजरात में बीजेपी अभूतपूर्व विजय की तरफ आगे बढ़ रही है, अब तक की सबसे बड़ी विक्ट्री, और इसी विक्ट्री को बताने के लिए, जताने के लिए पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थोड़ी देर में पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय। पंकज जी। बिल्कुल, तो और आपको बता दें इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी कुछ बोल रहे हैं, जरा वो सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं।
गुजरात में पहली मरतबा मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन ने असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लिया। 13 विधानसभा असम्बली इंतखाबात में हमारे उम्मीदवार थे। नतीजे आ रहे हैं और हमको कामयाबी नहीं मिली, मगर इसके बावजूद भी हमारे हौसले पस्त नहीं हैं, ना हमको हमारे हौसलों को पस्त होने की ज़रूरत है। हम तमाम ने मिलकर मेहनत की। मैं तमाम वोटरों का जिन्होंने मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ गुजरात के हमारे सदर जनाब साबिर काबलीवाला साहब का, हमारे कॉरपोरेटर्स का, मजलिस के ज़िम्मेदारों का जो दिन रात मेहनत किए। जो मजलिस के ज़िम्मेदार हैदराबाद, महाराष्ट्र, बिहार से आए, उन तमाम मुंबई से आए, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे, अपनी कमज़ोरियों को दूर करेंगे और आइंदा भी मजलिस को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे, मजबूती हासिल करेंगे। मुश्किलात हैं, कमज़ोरियाँ हैं, मगर मुझे यकीन है कि आप तमाम हम लोग मिलकर मेहनत करेंगे। और मैं बिलखुसूस जनाब साबिर काबलीवाला साहब का, उनकी तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने सब ने मिलकर मेहनत की। अल्लाह की जो मर्ज़ी है अल्लाह बेहतर जानता है, मगर हमको अपनी मेहनत को जारी रखना है, कोशिशों को लेकर आगे बढ़ना है। और इंशाअल्लाह ताला जनवरी के पहले हफ्ते में मैं दोबारा गुजरात को आऊँगा, आप तमाम से ज़िम्मेदारों से मुलाकात करूँगा और हम लोग अपनी मजलिस पार्टी को मजबूत करने के लिए और मुस्तकबिल में उसको और कैसे आगे ले जाना है उसको लेकर जाएंगे। ये आवाम का फैसला है, हम उसकी इज्जत करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि हमें कामयाबी नहीं मिली लेकिन हौसला नहीं टूटा है, हम अपनी कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। प्रशांत जी, तमाम तकरीरें सुन लो इलेक्शंस के दौरान, इतनी बड़ी बड़ी बातें, और फिर जब इस तरह से हार मिलती है तो कहते हैं कि हमने बहुत मेहनत की, कामयाबी नहीं मिली। किस तरह से लें? नहीं, ये जनादेश स्वीकार लेना बहुत अच्छी बात है, पर मैं उस दिन भी उनको पूछ रहा था कि AIMIM का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि 13 सीट पे खड़े रहते हो, 13 की 13 भी जीत जाते हो तो ना तो आप विपक्ष में बैठोगे ना सरकार बनती है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है? तो अभी साफ दिख रहा है कि ऑब्जेक्टिव जो वोट कटवा, हम सुबह भी उसके ऊपर बात कर रहे थे, तो काफ़ी सारा डेंट हो गया है। ठीक है, अभी डेंट पे नहीं जाते हैं, लेकिन ओवरऑल कोई भी पार्टी, अभी आम आदमी पार्टी की भी हम चर्चा कर रहे थे, कोई भी पार्टी कोई राज्य में जाती है तो पहली बार में अपनी एक हाजिरी दर्ज कराता है कि हम एक पार्टी है, लड़ने आए हैं। तो उसमें आम आदमी पार्टी की 5 सीट की सफलता बहुत अच्छी है और एज गुड एज मतलब ऑपोजिशन बोल सकते हैं, क्योंकि 17 बोलो या आम आदमी पार्टी का 5 बोलो, दोनों इक्वल है। दूसरी बार में वो विपक्ष में से सत्ता की ओर अच्छी तरह जाते हैं, जिस तरीके से पंजाब में उन्होंने किया। दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ था, दिल्ली में पहली बार में 27 सीटें उनको मिली थी, सरकार नहीं बनी थी, कांग्रेस से गठबंधन किया था, फिर दूसरी बार में सफलताएं मिली थी। तो ठीक उसी तरह जो भी पार्टी आती है लेकिन एक ऑब्जेक्टिव के साथ, और अगर आपको सत्ता जो उसकी रूलिंग पार्टी है उसका ही जी निर्णय कपूर जी से मैं यही सवाल लेना चाह रहा था। ओवैसी की भाषा और केजरीवाल की भाषा, कमोबेश दोनों राजनेताओं की भाषा एक जैसी लग रही थी निर्णय जी, अगर आपने सुना होगा। अभी केजरीवाल जी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, और चुनाव हारने के बाद मुस्लिम वोटों पर राजनीति तो हर कोई करता है, ओवैसी खास तौर पर करते हैं, केजरीवाल दबे जुबान पे करते हैं, लेकिन हारने के बाद भाषा एक जैसी हो जाती है, वोट नहीं मिलता इनको। देखिए, अभी बात हो रही थी ऑब्जेक्टिव की। मुझे लग रहा है कि दोनों के ऑब्जेक्टिव में थोड़ा अंतर था, लेकिन भाषा अभी दोनों की सेम इसलिए है क्योंकि अब दोनों को रियलिटी चेक मिल चुका है। जो ओवैसी हैं, उनका जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा, उसको देखते हुए साफ पता चल रहा था कि वो बहुत सीरियस तौर पे नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि सुनने में ये आ रहा था कि वो करीब 40 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे जो मुस्लिम बहुल, जहां मुस्लिम वोटर का इम्पैक्ट है, लेकिन उन्होंने खड़े कितने पे किए? सिर्फ 13 सीट पे अपने कैंडिडेट खड़े किए। और हमें तो ये भी पता चला कि कई जगह उनकी लोकल यूनिट्स ने मना कर दिया कि हम कैंडिडेट खड़े नहीं करेंगे, हम कांग्रेस के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। यानी उनका तो मकसद ही डिवीजन लग रहा था वहाँ। बिल्कुल, चलिए बने रहिए आप हमारे साथ, निर्णय जी और प्रशांत जी भी हमारे साथ बने। तो बता दें आपको बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर आने ही वाले हैं। आपको सीधे लेकर चलेंगे बीजेपी दफ्तर और दिखाएंगे वहां किस तरह की तैयारियां हैं, क्या माहौल है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।